सो ही गाइस, आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे डेरिवेशन फॉर वर्क डन। मतलब कि वर्क डन की डेरिवेशन देखेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे पिछले वीडियो में भी हमने वर्क डन की डेरिवेशन और फॉर्मूला देखा था, मगर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था वर्क डन का। अभी किसी कंडीशन के साथ वर्क डन का फॉर्मूला नहीं बताया था। आज की इस वीडियो में हम कंडीशंस के साथ वर्क डन का फॉर्मूला देखेंगे और उसकी डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है। मगर डेरिवेशन देखने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि जब डेरिवेशन करेंगे उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी जो कि क्या पता आपको नहीं पता हो, पहले से आइडिया नहीं हो। तो इसलिए जैसे कि इंटीग्रेशन के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट मैं बताने चाहती हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इतना तो आपको आइडिया हो ही गया होगा पिछले वीडियो से, कि इंटीग्रेशन अगर हम करें किसी भी चीज़ की, फॉर्मूला हमारे पास होता है जैसे कि x टू द पावर n है, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी, ये तो बेसिक चीज़ है। मगर एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, आपको ये भी पता होगा वन अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू लॉग बेस ई, लॉग की बेस ई एंड साथ में एक्स। अब ये क्या लिख दिया मैंने, देखो ये जो लॉग है ना, लॉगरिथम, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। मतलब कि इसकी दो बेस होती है लॉग की। एक होता है लॉग बेस ई एंड लॉग बेस 10। देखो ये दो बेसिस होती है लॉग की, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि लॉगरिथम की दो टाइप्स होती है, दो तरह का लॉग होता है। दिस इज द नॉर्मल लॉग जिसे हम एल एन भी लिखते हैं, दिस इज एल एन, ठीक है। This is natural log. This is natural log. This is natural log. ln log base e is the natural log. log base 10 जो है ना, ये नॉर्मल वाला लॉग है। मतलब कि इसकी बेस में अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे ना, बात एक ही है। अगर आपको कहीं पे लॉग दिखे, बस लॉग दिखे, उसकी बेस में कुछ भी नहीं लिखा हो, इसका मतलब वो लॉग बेस 10 है। अगर लॉग बेस ई लिखा है तो लॉग बेस ई मतलब कि ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। एंड लॉग बेस 10 का मतलब लॉग भी हो सकते हैं, लॉग भी लिख सकते हो आप इसे, लॉग बेस 10 भी लिख सकते हो। और इसे हम टैंजेंट लॉग कहते हैं, ठीक है, टैंजेंट लॉग। इस लॉग को हम क्या कहते हैं, टैंजेंट लॉग, टैंजेंट लॉग। सो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वन अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, तब हम लॉग एक्स लिखते थे। लॉग एक्स का मतलब यही है, लॉग बेस ई वाला एक्स। लॉग मतलब कि लॉगरिथम कौन सा है, लॉग कौन सा है, लॉग बेस ई वाला लॉग है। लॉग बेस ई या फिर सिर्फ लॉग, बात एक ही है। आप लॉग बेस ई लिखो, सॉरी लॉग बेस, आई एम सो सॉरी, लॉग बेस 10 लिखो या लॉग लिखो, बात एक ही है। मतलब कि लॉग बेस ई लिखना, अगर आप लॉग बेस ई लिखना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लॉग के साथ नीचे ई भी लिखो। अगर आपने साथ में ई नहीं लिखा होगा तो सामने वाला समझेगा कि आपने इन दोनों में से कोई एक लॉग लिखा है, ये वाला लॉग लिखा है, ठीक है। अगर आपने ई नहीं लिखा है तो वो सपोज कर लेगा कि लॉग ये नॉर्मल लॉग है, टेंजेंट लॉग है। अगर आपने नेचुरल लॉग में ई नहीं लिखा बेस में तो सामने वाला सपोज कर लेगा कि ये लॉग टेंजेंट लॉग है। आप नेचुरल लॉग लिखना चाहते हो मगर आप टेंजेंट लॉग लिख रहे हो, इसलिए जब भी आप नेचुरल लॉग लिखना चाहते हो तो लॉग के बेस में ई जरूर लिखना। सो यहाँ पे वन अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स की इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स। कौन सा वाला लॉग, बेस में ई, ये लिखना जरूरी है। इन केस ऑफ केमिस्ट्री जब हम बात करेंगे ना तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बेस में ई लिखना बहुत ही जरूरी है अगर आप नेचुरल लॉग लिख रहे हो, ठीक है। तो लॉग बेस 10 को हम यूज कैसे, मतलब कि कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका कन्वर्जन फैक्टर कैसे है, इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या है। देखो लॉग को अगर हमें, लॉग बेस ई को अगर हमें लॉग 10 में जब कन्वर्ट करना होता है, लॉग बेस ई को जब हमें लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, नेचुरल लॉग को जब हमें टेंजेंट लॉग में कन्वर्ट करना होता है, जब हमें नेचुरल लॉग को टेंजेंट लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर होता है, दैट इज 2.303, ठीक है। सो नेचुरल लॉग एल एन इज लॉग 10 इंटू
2.303. व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज कन्वर्जन फैक्टर, जब भी आपको कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉग को टेंजेंट लॉग में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लॉगरिथम से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तीन फॉर्मूलाज देखने हमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने चाहिए। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपको डेरिवेशन देखने के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन की डेरिवेशन देखने के लिए ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो कि आपको पता होना चाहिए लॉगरिथम के। लॉग m into n क्या होता है? इट इज log m प्लस log n। log m अपॉन n क्या होता है? इट इज log m माइनस log n। log m टू द पावर n क्या होता है? पावर को नीचे लाना है, n इंटू log m, सिंपल। पावर में चाहे जो भी हो, 1 हो तो 1 नीचे आ जाएगा इंटू लॉग एम, अगर -1 हो तो -1 नीचे आ जाएगा, जो भी पावर होगी वो नीचे आ जाएगी, इंटू कर लेंगे उसे, ठीक है। सो ये बेसिक, ये हमारे 3 फॉर्मूलाज है फॉर लॉगरिथम, ठीक है। ये दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज। अब हमें कुछ वैल्यूज भी रिमेम्बर करनी पड़ेगी फॉर लॉग, सम वैल्यूज। जैसे हमने फॉर्मूला याद किया वैसे हमें कुछ वैल्यूज भी देखनी पड़ेगी, जैसे कि log 10 क्या होता है? इट इज 1। log 10 की वैल्यू इज 1। log 10 की वैल्यू इज 1। अगर यकीन नहीं आता तो प्रूफ देख लो, अगर यकीन नहीं आता मेरी बात पर तो एक प्रूफ देख लो आप। देखो log 10 की वैल्यू 1 कैसे? हमें पता है log 10 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, log 2 इंटू 5, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 ही होता है। और मैंने अभी फॉर्मूला देखा दैट log m इंटू n, log m इंटू n किसके इक्वल होता है? log m प्लस log n, दैट इज 5। तो यहाँ पर इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको log 2 और log 5 की भी वैल्यू बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे जो वैल्यूज है तभी तो इम्पोर्टेंट है ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस प्रूव कर सको, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सको, जैसे कि log 10 की वैल्यू निकाल सको। वो आपको वैसे ऑलरेडी पता है 1 में कैसे निकालनी है। log 2 और log 5 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। log 2 और log 5 की वैल्यू क्या है? 0.3010 एंड log 5 की 0.6991। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 0.3010 प्लस 0.6991। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे यू विल गेट 1.0001 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। सो log 10 इज इक्वल टू 1। log 1 किसके इक्वल होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 0। log 2 0.3010, log 3 0.4771। You have to remember all these values। बस ये वैल्यूज 1 2 3 4 5, बस ये 5 बेसिक वैल्यूज लॉग की आपको याद रखनी है। आगे जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपको बाकी वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली निकालनी आ जाएगी। ये बेसिक वैल्यूज याद रखनी है प्लीज, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला, बस ये चीज, ये पूरी चीज आपको याद रखनी है, फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज, दीज फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज। नाउ लेट्स सी कम्स क्वेश्चंस। log 1000 अगर मैं बोलूँ log 1000 की क्या वैल्यू है, log 1000 की क्या वैल्यू है? log 1000 को मैं log 10 टू द पावर 3 भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था दैट log m टू द पावर n क्या होता है? n इंटू log m, मतलब कि पावर को नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है, पावर को नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 इंटू log 10। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने log 10 की वैल्यू देखी थी, दैट वाज 1, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3। तो log 1000 की वैल्यू होती है 3। कितना इजी था, कितना इजी था, बस आपने एक फॉर्मूला याद रखा और एक वैल्यू याद रखी, उससे आपको log 1000 की वैल्यू पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 1 इट इज इक्वल टू log, मैं इसको log 10 टू द पावर 0 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1
एंड log 10 टू द पावर 0 है, इसका मतलब पावर में 0 है, मैं नीचे 0 ला सकती हूँ, log 10 हो जाएगा। एंड 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो आंसर तो 0 ही आएगा ना। सो log 1 की वैल्यू 0 है। ये चीज़ तो हमने यहाँ पर देखी थी और प्रूफ भी कर ली, वैल्यू ऑफ फॉर log 1 इज 0, इस चीज़ का प्रूफ भी देख लिया हमने। log 4 को मैं 2 का स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, log 2 स्क्वायर। अब पावर को नीचे लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे log 2। अब log 2 की वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज 0.3010। 2 into 0.3010, you will get 02060, ठीक है। एंड नाउ दिस इज द वैल्यू फॉर log 4। log 8 की वैल्यू अगर देखो, log 8 इट विल बी इक्वल टू log 2 की पावर 3। 2 into 2 into 2 क्या होता है 8, 2 की पावर 3, 2 क्यूब। नाउ log 2 क्यूब विल बी, पावर नीचे ले आओ, 3 into log 2। log 2 किसके इक्वल होता है, अभी देखा हमने 0.3010। 3 into 0.3010, 03090। क्या प्रॉब्लम। नेक्स्ट log 6 की वैल्यू, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log 6 को log 2 into 3 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अब हमें पता है log m into n क्या होता है, फॉर्मूला फॉर log m into n इज log m प्लस log n, log m प्लस log n। एंड log 2 और log 3 की वैल्यू तो हमने याद रख ली थी पहले से ही। log 2 की वैल्यू कितनी बारी देख चुके हैं, 0.3010, 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू ये अभी देखी हमने 0.4771, एंड दैट इज इक्वल टू 0.7781। log 6 की वैल्यू निकल आई। नाउ log 10 की भी हमने फिर वैल्यू देख ली थी। यहाँ पर कितनी वैल्यूज हमने कितने आसानी से निकाल ली, बस ये चीज़ें, एक 3 फॉर्मूलाज और ये वैल्यूज हमने याद रख के कितनी आसानी से log की और वैल्यूज निकाल ली। हाउ मच सिंपल वाज दिस, है ना। अब फाइनली मेरे को लगता है इतनी इंट्रोडक्शन काफ़ी थी आपके लिए। अब हम आखिरकार डेरिवेशन देख सकते हैं, वर्क डन की डेरिवेशन देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंडीशन, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ नहीं, एक्चुअली आई मीन टू से कंडीशन के साथ हम देखेंगे डेरिवेशन फॉर वर्क डन। कंडीशन क्या है, अभी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन और कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। वी विल सी डेरिवेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन की डेरिवेशन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो स्टार्टिंग इसकी बिल्कुल सेम रहेगी जैसे हमने नॉर्मल डेरिवेशन देखी थी वर्क डन की विदाउट एनी कंडीशन, जब हमने देखी थी बिल्कुल वैसी सेम स्टार्टिंग है वर्क डन की। यहाँ पर भी कंडीशन के साथ स्टार्टिंग बिल्कुल सेम है, मगर आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आइसो मीन सेम एंड थर्मल का मतलब यहाँ पे नहीं देखना है आपने, क्योंकि आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब कि हमें वर्क डन की डेरिवेशन देखनी है, मगर ये बात याद रखनी है कि जब हम डेरिवेशन देखेंगे फॉर्मूला भी देखेंगे, ये बात ज़रूर याद रखनी है कि हम ये डेरिवेशन तब देख रहे हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग बिल्कुल सेम वैसे ही इन अ गिवन वेसल, दिस इज अ वेसल गिवन टू यू, in a given vessel connected with piston P. Here initial volume is V1 and final volume is V2 when pressure is applied, so that displacement is dx and cross section area is capital A. ठीक है, सो वर्क डन
का फॉर्मूला, वी ऑल नो अबाउट वर्क डन का फॉर्मूला, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड क्योंकि फोर्स बाहर से लगा इसलिए एक्सटर्नल फोर्स के लिए माइनस एफ एंड डिस्प्लेसमेंट इज डी एक्स। एंड क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पार्शियल है इसलिए वर्क डन भी पार्शियल लूंगी मैं, ठीक है। सो सपोज दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी नो दैट, इसमें मैं स्टार्टिंग में इतने अच्छे से आपको प्रेशर दे के समझा नहीं रही हूँ क्योंकि देखो स्टार्टिंग बिल्कुल सेम है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात समझ आ रही होगी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, P इक्वल्स टू F अपॉन A। अगर फोर्स की बात करूँ तो फोर्स विल बी इक्वल टू P इंटू A, क्योंकि A यहाँ पे डिवीजन में था, इधर गया LHS में मल्टीप्लाई हो गया। And now putting the value of force in equation first, we will get minus P dot A dot dx. This will be equation number second. And we also know that वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो एरिया होता है एंड हाइट तो हाइट ही है। सो ए इंटू हाइट क्या है यहाँ पे इस केस में? डी एक्स। वॉल्यूम क्योंकि हाइट पार्शियल है इसलिए वॉल्यूम विल बी ऑल्सो पार्शियल। सो इसलिए ए डी एक्स पुटिंग द वैल्यू of dv in equation second we get dw, यहाँ पे डाल रही हूँ, equals to minus p dot dv and this is your equation number third. अब इंटीग्रेशन का तरीका अलग होगा, पिछले वाले वर्क डन की डेरिवेशन की तरह नहीं होगा। यहाँ तक बिल्कुल आपको सेम लग रहा होगा ना सब कुछ, यहाँ तक जी हाँ बिल्कुल सेम था, वर्क डन का यही डेरिवेशन देख रहे थे हम, मगर आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ देख रहे हैं, कंडीशन के साथ देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब जो इंटीग्रेशन का तरीका होगा, ऑब्वियसली आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम, नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही होगा क्या करेंगे इंटीग्रेशन। अगर आपने पिछला जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा था उसकी जो डेरिवेशन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, कम से कम 2 बारी प्रैक्टिस की होगी, तो भी आपको आइडिया हो ही गया होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन का मगर यहाँ पे तरीका अलग होगा, सीधे इंटीग्रेशन नहीं कर देंगे। सबसे पहले हमें सबको आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो देखो क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आप सबको पता होनी चाहिए क्या होती है। इट इज पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। पी क्या है? प्रेशर, वी क्या है? वॉल्यूम, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है? इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको तो सब हल्के में ले लेते हैं क्योंकि बेचारे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह पे ऐसे ही पड़ा रहता है। टी क्या है? टेम्परेचर, क्योंकि हम सबको पता है कैपिटल टी टेम्परेचर को डिनोट करता है। इन केमिस्ट्री कैपिटल टी हमेशा टेम्परेचर को डिनोट करता है। सो इसलिए अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पी दिख रहे हैं ना, मैं अब आपको बताऊं क्या करने वाली हूँ। इस P को अकेले रखने वाली हूँ, V को RHS में भेजने वाली हूँ। सो व्हाट वी विल गेट इज P इक्वल्स टू nRT अपॉन V। V क्या है? वॉल्यूम। सो पुटिंग PV इक्वल्स टू nRT इन इक्वेशन नंबर 3। व्हाट वाज द इक्वेशन नंबर 3? dW इक्वल्स टू माइनस P डॉट dV। dW इक्वल्स टू माइनस P, nRT डाल देंगे P की जगह, डॉट dV। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इंटीग्रेट करेंगे इसे। सो इंटीग्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे 1 डॉट dW लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो यहाँ पे है नहीं। नाउ लिमिट्स लगाऊंगी वर्क डन की। स्टार्टिंग में बिल्कुल वर्क डन नहीं किया था 0, बाद में वर्क किया, दैट विल बी इक्वल टू W। फाइनल वर्क डन इज W एंड माइनस nRT को बाहर ले लूंगी क्योंकि देखो वेरिएबल इज V, तो V को अंदर लूंगी ना, वेरिएबल जो है उससे लेना जरा ना हमें। सो 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर में है इसलिए नीचे V डॉट dV
एंड वेरिएबल v है तो इसकी लिमिट्स लगाओ, v1 v2, स्टार्टिंग में v1 था, बाद में v2 हुआ, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग, आफ्टर इंटीग्रेशन वी विल गेट w एंड लिमिट्स को बोला नहीं, 0 to w एंड नाउ माइनस एन आर टी एंड नाउ आफ्टर इंटीग्रेशन हमें पता है, मैंने तभी तो आपको यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन दी थी, 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इज log बेस e x, तो log बेस e v, वहाँ पे x था, यहाँ पे वेरिएबल v है, वो सपोज किया था x, ठीक है। नाउ log बेस e नहीं भूलना, ई नहीं भूलना, अगर नहीं लिखोगे ये सपोज सामने लगेगा कि ये नॉर्मल वाला लॉग है, लॉग बेस 10 है, ऐसा लगेगा अगर नहीं लिखोगे। v लिमिट्स v1 v2, w माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस एन आर टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा, तभी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे काम आनी थी, log m माइनस log n, and look at here, log m माइनस log n. Now what we will do, log बेस e नहीं भूलना, v2 by v1, यही तो फॉर्मूला है, m by n इक्वल्स टू m माइनस n, log m by n इक्वल्स टू log m माइनस log n, माइनस एन आर टी तो बोल तो नहीं गए आप, एंड w बोल तो नहीं गए, w माइनस 0 विल बी w. नाउ या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, log बेस e को हम कैसे लिखते हैं, log बेस e को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ln, in नहीं है, ln है, v2 बाई v1 डॉट t, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो, और ठीक है। नाउ देखो, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी बताया था ना, log बेस e इज नॉर्मल ln, log बेस e इज ln. नाउ अब मैंने आपको ये भी बताया था कि log बेस e को अगर आपको log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे 2.303 से, तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे, log बेस e को, एक ही बात है, कन्वर्ट कर रही हूँ log बेस 10 में बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2.303, माइनस पहले ही लगा था इसलिए लगाया है, nrt डॉट log बेस 10 हो गया, log बेस 10 में कन्वर्ट, log बेस e log बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, v2 बाय v1. अब देखो नीचे ध्यान से देखना, बेस ठीक से लगाना. अब आपने एक चीज याद भूल तो नहीं है कि हम वर्क डन की डेरिवेशन देख रहे थे इन आइसोथर्मल प्रोसेस. वी वर सीइंग वर्क डन डेरिवेशन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो वी नो दैट इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट. यही तो आइसोथर्मल प्रोसेस की पहचान है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. एंड टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हो जाता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन. देखो एक्चुअली ना ये बॉयलेज लॉ से हमें आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पता चला. बॉयलेज लॉ कहता है कि at fixed mass of gas, when volume of fixed mass of gas is inversely proportional to pressure of gas at constant temperature. जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की. कैसे? मैं प्रेशर अप्लाई करूँगी, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँगी उतनी कम इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, एंड जितना कम प्रेशर अप्लाई करूँगी उतनी ज़्यादा इसकी वॉल्यूम हो जाएगी. सो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतनी कम प्रेशर की वजह से उतना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ. अगर प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर कम वॉल्यूम ज़्यादा. बट ये सब कब होगा? जब टेम्परेचर इस केस में कांस्टेंट रहेगा. अगर 27 डिग्री सेल्सियस था तो 27 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. मतलब कि डेल्टा टी चेंज नहीं होने वाली है
टेम्परेचर में कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि ये ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर जो होता है ना, इट रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। एंड इसी वजह से क्योंकि डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया, के इक्वल टू लाने के लिए कांस्टेंट लगाया, के डॉट 1/p, एंड नाउ p को इधर भेजा pv, तो ये k क्या था, कांस्टेंट था, ये k अकेला यहाँ पे बच गया, ये कांस्टेंट है, एंड pv यहाँ पे LHS में आ गया, तो pv इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब कि p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2 इक्वल्स टू p3 v3, जितने भी हो कांस्टेंट रहेगा pv का मल्टीपल कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करते रहो, pv का मल्टीपल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी, मैं p1/p2 कर लूँगी इक्वल्स टू v1/v2, सॉरी v2/v1, p2 को यहाँ लाई और v1 को यहाँ ले आई, ठीक है। इसका मतलब p1/p2 v2/v1 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने v2/v1 लिखा था, तो v2/v1 की जगह मैं p1/p2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। w इक्वल्स टू -2.303 nRT log base 10 p1/p2। सो ये दो फॉर्मूलाज है। क्वेश्चन की कंडीशन देख के अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम आपको दिए हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, वर्क डन निकालना है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर आपको दिए हैं, दो प्रेशर दिए हैं, इतने से इतना रेस किया प्रेशर, ऐसा लिखा हुआ है, एंड अगर आपको वर्क डन निकालना है सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन दैट केस। सो कंडीशन देखनी है आपने, क्वेश्चन की कंडीशन देखकर आपको समझना है क्वेश्चन का मतलब। सो दिस इज वर्क डन फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये भी वर्क डन फॉर्मूला है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बस इसमें v2/v1 है, p1/p2। अगर आपको वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन में प्रेशर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर वर्क डन निकालना है और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये दोनों फॉर्मूला हमारे आ गए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है, वर्क डन के फॉर्मूला आ गए। सो ये भी हमने वर्क डन की डेरिवेशन देख ली आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब हमारे पास ना एक और प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अलावा एक और प्रोसेस है आइसोबेरिक प्रोसेस। अभी हमने जर्नल फॉर्मूला देखा था, डेरिवेशन देखी थी जर्नल फॉर्मूला के लिए वर्क डन की पिछली वीडियो में। इस वीडियो में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देख ली वर्क डन की डेरिवेशन। अब हम देखेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए। देखो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए ना मैं आपको पूरा चार्लीज लॉ समझाऊंगी पहले। देखो चार्लीज लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐसा गैसियस लॉ है, मतलब गैसेस के रिलेटेड ऐसा लॉ है चार्लीज लॉ, जो कि कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सीधी बात है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा टेम्परेचर। जितनी फिक्स मतलब वॉल्यूम रखोगे टेम्परेचर भी उतना रहेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। So according to Charles' law, volume of fixed mass of gas is directly proportional to the Kelvin temperature at constant pressure. Volume of fixed mass of gas is directly proportional to Kelvin temperature इसलिए बोला क्योंकि क्वेश्चंस में ना ये बात समझ लेना कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेते हैं। जब भी आप क्वेश्चंस भी कोई सॉल्व करने लगोगे, खासकर केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, तो टेम्परेचर हमेशा आपको केल्विन में या तो दिया होगा या तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सो केल्विन टेम्परेचर इसलिए बोला है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है। तो इधर से ही आइसोबेरिक प्रोसेस की भी बात कर लेंगे। आइसोबेरिक प्रोसेस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है, एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर जो होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट। सिंपल, आइसोबेरिक प्रोसेस इज सच प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, एंड मतलब कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, चेंज नहीं हो रही है ना, इसलिए चेंज तो हुई नहीं तो 0 के इक्वल हुई नहीं तो 0, डेल्टा पी इक्वल्स टू 0 एंड v बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ गया क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कॉन्स्टेंट आ गया। एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं कि v1/t1 इक्वल्स टू v2/t2, v1/t1 इक्वल्स टू v2/t2, क्योंकि इन दोनों का डिवीजन करोगे तो कांस्टेंट आएगा, जितना भी आप बढ़ाते जाओ मगर कांस्टेंट आएगा इन दोनों के डिवीजन। और आइसोबार एक ऐसा ग्राफ होता है, ग्राफ आइसोबार। हम अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर कोई और चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आइसोबार एक ऐसा ग्राफ होता है विच मीन्स इट इज़ ग्राफ बिटवीन
वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का ग्राफ इज आइसोबार। और ये कंडीशन कब होगा, ये ग्राफ के अंदर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोबार। तो अब देख लेते हैं वर्क डन की डेरिवेशन इन आइसोबेरिक प्रोसेस। अब हमें वर्क डन का जर्नल फॉर्मूला पता है, दैट इज -P डेल्टा V। ये हमने जर्नल फॉर्मूला देखा था पिछली वीडियो में, हमने ये जर्नल फॉर्मूला देखा था वर्क डन का, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम आइसोबेरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे प्रेशर जो है हमारा वो कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर कांस्टेंट है डेल्टा V, ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डेल्टा V का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम V2 - V1। एंड नाउ अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन याद हो, सारी आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है ये गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। एंड क्योंकि यहाँ पे V क्या है, कांस्टेंट है, नहीं, डेल्टा V है, चेंज इन वॉल्यूम है, तो मैं इसको डेल्टा V लिखूंगी, ठीक है। अब क्योंकि अभी मैंने चार्लीज लॉ से क्या सीखा, V इज प्रोपोर्शनल टू T, V चेंज हुआ तो क्या मैं T चेंज ना करूं, डेल्टा T ना लिखूं, बिल्कुल लिख सकती हूँ क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और N और R की तो बात ही ना करो क्योंकि ये तो फिक्स्ड ही होते हैं दोनों, और R तो है ही बेचारे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सली फिक्स्ड है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर W = -NR डेल्टा T। कहाँ से लाया, W = डेल्टा V माइनस, तो वही रहा, P डेल्टा V की जगह ये वैल्यू डाल दी, NR डेल्टा T। अब डेल्टा T का क्या मतलब है, W = -NR चेंज इन टेम्परेचर T2 - T1। सो ये है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, वर्क डन का फॉर्मूला फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने ये देखा था, जर्नल प्रोसेस के लिए आपने ये देखा था, जर्नल फॉर्मूला ये था, आइसोथर्मल फॉर्मूला ये है, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला है, मतलब टेम्परेचर जिसमें कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर जिसमें कांस्टेंट था वो ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था। जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है वो ये वाला फॉर्मूला है। इसमें क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, इसके लिए आपने ये फॉर्मूला देखा, ठीक है। नाउ अगर आपको एवोगाड्रो लॉ पता हो, एवोगाड्रो लॉ क्या कहते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होता है। एवोगाड्रो लॉ कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम उसकी नंबर ऑफ मोल्स की प्रोपोर्शनल होता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें P डेल्टा V = डेल्टा N R T। अब ये N किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स किस स्टेट ऑफ मैटर के लिए है, क्या सॉलिड के लिए, क्या लिक्विड के लिए, क्या गैस के लिए, गैस के लिए। सो मैं यहाँ पे G लगाऊंगी, ठीक है, G लगाऊंगी। सो डेल W विल बी इक्वल टू ये क्या मैंने आपको अभी बताया, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा N G R T। क्योंकि मैंने एवोगाड्रो लॉ से आपको बताया किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को चेंज किया था, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स के आगे भी डेल्टा लगा लिया, क्योंकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, इसलिए मैंने ऐसा किया। एंड मेरे को यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला अब मैं बता रही हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा PV,
सॉरी वर्क डन यहाँ पे जो हमने आइसोबैरिक प्रोसेस में देखा था, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमने एन आर टी टू माइनस टी वन, यहाँ पर हमने वर्क डन का ये फॉर्मूला लगा लिया, क्योंकि W इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, मगर माइनस इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, और पी डेल्टा वी हमारा एन जी आर टी के इक्वल है, डेल्टा एन जी आर टी लिखा मगर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, मैंने लगाया है माइनस, ठीक है। एंड W इज इक्वल टू डेल्टा एन का मतलब माइनस ऑफ एन टू माइनस एन वन आर टी। सो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया वर्क डन का, ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया वर्क डन का। ये कहाँ से कहानी शुरू हुई, ये वाली कहानी कहाँ से शुरू हुई, ये वाली कहानी कहाँ से शुरू हुई, इस फॉर्मूला को देखकर मेरे को एक बात याद आई, मैंने डेल्टा वी को चेंज किया, डेल्टा वी जब लिखा है तो नंबर ऑफ मोल्स के आगे भी डेल्टा होना चाहिए, क्योंकि एवोगाड्रो लॉ कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इसलिए ठीक है। तो इसलिए मैंने देखा कि पी डेल्टा वी क्या होता है, W, मगर माइनस भी होता है उसके आगे, तो यहाँ पे माइनस लगाया। पी डेल्टा वी किसके इक्वल आया, इसके, यहाँ पे लिख दिया, एंड इसका मतलब डेल्टा एन का मतलब एन टू माइनस एन वन है, सिंपल। इसको दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, ये चीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में मेन चीज़ हमने डेरिवेशन देखी, वर्क डन की इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस, इन दो कंडीशंस के साथ। ये चीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।